चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है लाभ और हानि। ठीक है। लाभ मतलब क्या, किसी भी दुकानदार को अगर कोई सामान बेचा तो उसे जब फायदा हुआ तो वो किसके अंतर्गत आएगा, लाभ के अंदर अगर अंतर्गत। और अगर उससे क्या हुआ, उसके उसे नुकसान हुआ तो वो किसके अंतर्गत आया, हानि के अंतर्गत। ठीक है। अब देखो कैसे समझेंगे इसको। जब भी कोई चीज खरीदी या बेची जाती तो उससे संबंधित मूल्य। ठीक है। तो क्या मतलब, जिस कीमत पर कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, मतलब लागत मूल्य कहा जाता है। ठीक है। या तो बनाई गई, वो भी क्या हो गया, किसके अंतर्गत आएगा, क्रय मूल्य के अंतर्गत। या क्या हुआ कि जब कोई सामान जैसे कहीं से फैक्ट्री में बना है और किसी दुकानदार ने वो वहां से खरीदा, ठीक है, तो उसमें और भी क्या हो जाता है, जिसमें उसकी खरीदी करी तो वो क्या कहलाएगा, उसका क्रय मूल्य कहलाया जाता है। ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब जिस कीमत पर कोई वस्तु क्या होती है, बेची जाती है, उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, एसपी के रूप में संक्षिप्त रूप में करते हैं। और ये जो लागत मूल्य है इसको सीपी के रूप में, है ना, लागत मूल्य को सीपी के रूप में करते हैं हम। और जो विक्रय है, विक्रय मूल्य को हम एसपी से करते हैं। अगर सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, मतलब आप क्या हुआ कि अगर आपने जो लागत है, लागत मूल्य वो ज्यादा है और आपने जिसमें बेचा वो कम है, मतलब आपको क्या हुआ, नुकसान। ठीक है। और अगर क्या हुआ कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज्यादा है, मतलब आपको क्या हुआ, फायदा हुआ, क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है हमें, है ना। पर देखो, देखो वही है ना, लाभ जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है। ठीक है। विक्रय मूल्य, है ना, ज्यादा हुआ किसके, क्रय मूल्य से, तो क्या हुआ, हमें मिला क्या, लाभ, है ना। प्रॉफिट पी से हम इसको कर देते हैं, चलो लाभ, या तो हम लिख दें प्रॉफिट या लिख दें हम इसको लाभ। ठीक है। और अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हुआ तो हमें क्या हुआ, हमें हुआ हानि। ठीक। अब देखो, अब हम ये निकालेंगे कैसे कि हमें कितना क्या हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना हमें नुकसान हुआ। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर जो रहता है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ लाभ की बात होगी तो एसपी माइनस सीपी होगा। ठीक है। तो हमें मिल जाएगा लाभ। ठीक है। और अगर सीपी माइनस एसपी हुआ तो क्या हुआ, नुकसान, लॉस, हानि हो गया। ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे। जैसे लाभ हम कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी। हानि निकालेंगे हम सीपी माइनस एसपी। क्योंकि क्या होता है, लाभ में क्या होता है, एसपी ज्यादा होता है सीपी से। और हानि में क्या होता है, एसपी ज्यादा होता है, सीपी ज्यादा होता है एसपी से। ठीक है। अब लाभ प्रतिशत आपको निकालने बोलेंगे तो क्या करोगे, लाभ बाय सीपी इंटू 100। और हानि प्रतिशत आपको निकालने बोलेंगे तो आप क्या निकालोगे, हानि बाय सीपी इंटू 100। ठीक है। अब ये क्या है, फॉर्मूला है, ये बिल्कुल याद कर लो। वैसे तो इतना ज्यादा याद करने की इनको जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। पर फिर भी एक दो बार आप ऐसे लिखोगे ना इसको बार बार तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब क्या है, अब एक और नई चीज है, ऊपरी खर्चे। ठीक है। ऊपरी खर्चे क्या होता है, जैसे कि किसी चीज की जो लागत मूल्य है उसके अलावा उसमें कुछ और भी जो चार्जेस लगे, वो क्या है, किसके अंतर्गत आते हैं, ऊपरी खर्चों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ऊपरी खर्च में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उस सामान की मरम्मत के लिए हो जाएगा, या उसमें जैसे कहीं से वो आया है, कहीं दूसरी जगह से यहाँ तक आया है, जैसे आपके एरिया तक आया है। ठीक है। किसी दुकानदार कहीं वो एमपी से है और आया उसको कहीं महाराष्ट्र से है। ठीक है। तो अब वहां से यहाँ तक आने में उसका जो सामान का कुछ खर्चा तो वही होगा, है ना। तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, ऊपरी खर्चों के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब और हम समझ लेते हैं, कभी कभी जब कोई एक वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है, तो खरीदते समय अथवा बेचने से पहले कुछ अतिरिक्त धन भी खर्च किया जाता है। ठीक। तो यह खर्च क्या कहलाता है, क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। ठीक। यह खर्च कभी कभी ऊपरी खर्चे कहलाते हैं। ऐसे खर्च शामिल हो सकते हैं जैसे कि मरम्मत पर, श्रमिकों पर, ठीक है, परिवहन पर, ये खर्च की गई राशि इत्यादि है। अब देखो, अगर ये खर्चे इस खरीद मूल्य में अगर आपको प्लस नहीं किया जाए तो क्या हो जाएगा, जो दुकानदार है तो उसे क्या हो जाएगा, उसे तो नुकसान ही होना है ना, क्योंकि कोई भी व्यापार किसके लिए करता है, कि उसे क्या हो, फायदा हो। ठीक है। अब अगर वो ये सब खर्चे ना जोड़े,
ठीक है, तो उसे क्या होगा, नुकसान। तो इसीलिए हमेशा क्या होता है कि कभी भी कोई खरीद मूल्य जो रहती है ना, मतलब कई बार तो ऐसा रहता है ना, मार्केट से आप कुछ एमआरपी लिखी रहती है, ठीक है, मतलब क्या वो टैक्स वगैरह सब लगा कर उस पे लिखा रहता है, ठीक, उस पे जो हमको क्या मिलता है, भत्ता मिलता है, ठीक है, डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो वो डिस्काउंट क्या होता है, कई बार ये जो एमआरपी रहती है ना, ये सब जगह के लिए जरूरी नहीं है वहां तक पहुंचे, अलग अलग जगह पहुंचने के लिए अलग अलग उसके क्या रहते हैं, प्राइस रहते हैं, ठीक है। वहां से वो खरीदते हैं सोचो 10 रुपए में, ठीक है, अब उसका अ, जो एमआरपी है वो है 18 रुपए, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि उन तक पहुंचने में उनको शायद 10 रुपए से उनको शायद 12 रुपए और ऊपर 2 रुपए और उनका क्या हो गया, ऊपरी खर्चा हो गया, तो उनको तो 12 रुपए ही लागत पड़ी। तो वो क्या करते हैं, कई बार हमें 10 रुपए का सामान के 18 रुपए उसमें एमआरपी रहता है, और वो हमें क्या बोलते हैं कि हम 16 रुपए में दे रहे हैं आपको, देखो हमने 2 रुपए का क्या दिया आपको, डिस्काउंट दिया। फिर भी उसमें उन्होंने कितना फायदा कमा लिया, 4 रुपए का क्या उन्होंने 4 रुपए का क्या कर लिया, उन्होंने फायदा कमा लिया। इस तरीके से क्या होता है कि ये ना, ये आपको समझना मतलब आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब आपको डिस्काउंट मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं दुकानदार को भी कुछ ना कुछ फायदा होता ही है, ठीक है। तो क्या होता है, जब खरीद मूल्य तो उनके लिए अलग होती है, एमआरपी भी जो हमारे लिए होती है ना, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसी पे उनको मिल रहा है, नहीं, उनके लिए कुछ और मूल्य रहते हैं, फिर उसमें भी क्या करते हैं वो, और बहुत सारे खर्चे जुड़ते हैं और कुछ टैक्स जुड़ते हैं, तब जाकर एमआरपी लिखी जाती है, और उससे भी कम में जब हमें दिया जाता है, तो क्या होता है कि वो इस वजह से हमें दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है उनको खुद को भी वो क्या बहुत कम में पड़ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, क्रय मूल्य के बराबर खरीद मूल्य प्लस क्या होता है, ऊपरी खर्चे, ठीक है। चलिए अब इस पे कुछ आधारित प्रश्न हम वो कर लेते हैं। उदाहरण 5 क्या कह रहा है, सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2,500 में खरीदा, और उसने 500 रुपए में उसकी क्या कराई, मरम्मत कराई, ठीक है। अब देखो पूरी जो उसकी कॉस्ट प्राइस हुई, ठीक है, पूरा जो क्रय मूल्य हुआ उसका जो कुल, वो कितना हुआ, 2,500 में उसने खरीदा, ठीक है, और 500 रुपए उसने क्या लगाए, मरम्मत पे लगाए, तो कितने हो गए, 3,000 रुपए हो गए, ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसका समझते हैं, और उसे 3,000 में बेच दिया, ठीक है। अब उसकी जो सेलिंग प्राइस हुई, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 3,000, सेलिंग प्राइस कितनी, उसने कितने, 3,300 रुपए में उसको बेच दिया, ठीक है। अब ये बताओ उसको लाभ हुआ या हानि। अब देखो उसका प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब अगर लाभ हो तो लाभ का प्रतिशत, हानि हो तो हानि का प्रतिशत। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि इसको लाभ हुआ है कि हानि। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो ज्यादा है सीपी के, मतलब क्या बनाया उसने, उसे लाभ हुआ, ठीक है। अब उसको लाभ कितना हुआ, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर कितना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 3,300, ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, 3,000। अब देखो उसे कितने रुपए का फायदा हुआ, 300 रुपए का फायदा हुआ, मतलब 300 का उसको लाभ हुआ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, लाभ बाय सीपी इंटू हम कर देते हैं 100। तो देखो लाभ कितना है, लाभ है 300, ठीक है, सीपी कितना है, 3,300, नहीं 3,000, 3,000 है, सीपी कितना है, 3,000 है, ठीक है, 3,000 इंटू 100। अब देखो क्या हुआ, 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो अब देखो इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, 30/3, मतलब कितना हुआ, 10% का क्या हुआ उसको लाभ हुआ। आया समझ में, है ना। मतलब इनको ना प्रश्नों को करने में थोड़ा मजा आता है, ठीक है। चलिए अब है एक और प्रयास, हमें क्या करना है, यदि लाभ 5% है तो निम्नलिखित का विक्रय मूल्य निकालिए, ठीक है। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करना पड़ता है, देखो 700 रुपए की उसकी साइकिल है, जिस पर ऊपरी खर्चा कितना हुआ, 50, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, जो प्रश्न है ना इसके जो सीपी है हम वो निकाल लेंगे, ठीक है। देखो 1,100 रुपए में खरीदा गया एक घास काटने का यंत्र, जिस पर 50 रुपए परिवहन के रूप में खरीदे गए, और तीसरा क्या है, 560 में खरीदा गया और एक पंखा जिस पर 40 रुपए मरम्मत के लिए खर्च किए गए। अब क्या है, उन्होंने सबकी जो लाभ दर है वो उन्होंने दे दी, और सबकी क्या है, 5%, ठीक है। अब आपको निकालना है उसका विक्रय मूल्य, ठीक है। हमारे पास देखो सबसे पहले का अगर हम देखें, ठीक है, सबसे पहले का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 700 रुपए प्लस ऊपरी खर्चे लिखेंगे
रुपए। तो देखो कितना हुआ, 750 रुपए, है ना। ठीक, अब देखो ये तो क्या हो गया, 750 रुपए। अब हमारे पास क्या है, लाभ प्रतिशत है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत से हम क्या निकाल लेंगे, लाभ निकाल लेंगे। देखो तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, लाभ तो हमारे पास है नहीं, लाभ प्रतिशत है हमारे पास 5, लाभ हमें निकालना है। ठीक है, और सीपी कितना है, सीपी है आपके पास 750। ठीक है, इंटू हमने कर दिया 100। अब देखो लाभ बराबर कितना हो गया हमारे पास, 5 इंटू 750। ठीक है, ये डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 100। ठीक है, अब देखो 0 से 0 गया। ठीक, और ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25। ठीक है, 2 लगा रिमाइंडर, 5 इंटू 7 35, 35 प्लस 2 37, डिवाइडेड बाय क्या है 10, तो ये हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, मतलब उसको 33 रुपए 5 पैसे का उसको क्या हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, अब इतना लाभ उसको हुआ है, अब हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। देखो अब ये जगह की कमी, इसलिए हम इसको थोड़ा यहाँ यहाँ की तरफ कर देंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो देखो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 750, लाभ कितना है उसको 37.5, तो ये कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य उसका, विक्रय मूल्य हो जाएगा 0.5, 3 प्लस 5 8, और 7 प्लस 0 7, 3 प्लस 5 8, और 7, 787.5 रुपए में क्या करेगा वो उसको बेचेगा। ठीक, आई बात समझ में। चलिए अब दूसरा भी हमको ऐसे ही करना है ना। अब आप खुद, मैं करूँ उससे पहले ही आपके उत्तर आने चाहिए, है ना, कि नहीं मैडम अब आप ऐसे करो, अब आप ऐसे करो, है ना, ऐसे आपके मन में चलना चाहिए। ठीक है, तो देखो 1100 में खरीदा गया और घास काटने का एक यंत्र है जिस पर 50 रुपए परिवहन लगेगा। ठीक है, तो उसका सीपी कितना होगा, बताओ आप। सीपी हो जाएगा उसका 1150 प्लस 50 उसका परिवहन रखा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, आपका हो जाएगा 1200। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 1200 हुआ, है ना। अब देखो लाभ प्रतिशत हमारे पास कितना है, लाभ प्रतिशत है हमारे पास, है ना, 5% है। ठीक है, तो लाभ का फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, तो लाभ यहाँ पर हमें निकालना है ना, सीपी कितना है 1200 इंटू 100। तो देखो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा आपका 5 इंटू 1200। ठीक है, ये डिवाइड में उधर जाके किस में हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिवाइड में, है ना। तो देखो ये हो गया 100, नीचे डिवाइड में 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। अब देखो 12 का गुणा किया हमने 5 में, तो कितना हुआ 60, है ना। अब देखो 60 रुपए का क्या हुआ उसको, फायदा हुआ। ठीक, अब देखो फिर हम यही कर देते हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा सीपी प्लस लाभ। ठीक है, तो सीपी कितना है आपका, सीपी है 1200। ठीक है, लाभ कितना हुआ उसको 60 रुपए। ठीक है, तो उसने उसको कितने में बेचा, 1260 रुपए में बेचा। आई बात समझ में, है ना आसान। ऐसे ही हम कर लेंगे तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा वाला कैसे करेंगे, देखो तीसरा वाला हम करेंगे। अब देखो 560 में खरीदा एक पंखा जिस पर 40 रुपए लगे मरम्मत के खर्च किए, तो देखो कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा 560 प्लस 40। सही, ठीक है। अब 560 में हमने 40 प्लस किया तो कितना हो गया 600 रुपए। ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 600 रुपए। ठीक, अब देखो लाभ प्रतिशत हमें दिया गया है
है ना। तो हम लगा देंगे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, लाभ बाय सीपी इंटू 100। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा लाभ प्रतिशत गुणा सीपी बाय 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू सीपी कितना है आपका 600, ठीक है, बाय 100। 2 0 से 2 0 गया, 5 इंटू 6 तो कितना हो गया 30 रुपए। ठीक है, उसको कितने रुपए का फायदा हुआ, 30 रुपए का फायदा हुआ। ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 600। ठीक, 30 रुपए का उसको फायदा हुआ, तो उसकी जो क्रय विक्रय मूल्य हुआ वो हो गया 630 रुपए। ठीक है, आगे बात समझ में है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, उदाहरण 6 हमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार है। ठीक है, साथ में ना ये जैसे जैसे पढ़ते जाओ ना लिखते चलो, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। देखो, एक दुकानदार है जिसने 200 रुपए में बल्ब खरीदे, प्रति बल्ब की दर कितनी हुई 10 रुपए। ठीक है, अब देखो, एक दुकानदार ने 200 बल्ब खरीदे जिसमें 10 रुपए प्रति बल्ब की खरीदी हुई। ठीक है, अब उसने जब 5 बल्ब खराब थे तो उसे फेंकना पड़ा। ठीक है, देखो सबसे पहले ये लिख देते हैं, अ, दुकानदार ने क्या खरीदे 200 बल्ब खरीदे, है ना। कॉस्ट प्राइस बल्ब की 200 बल्ब की, ऐसा लिख देते हैं 200 बल्ब की। एक सेकंड वापस से लिख देते हैं, आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, एक बार लिख देते हैं, है ना। चलिए, 200 बल्ब की क्रय मूल्य कितनी हुई, 200 इंटू 10 कितने हो गए 2000 रुपए में उसने क्या खरीदा, 200 बल्ब खरीदे। ठीक है, अब क्या हुआ, उसमें से 5 खराब निकल गए। ठीक है, अब देखो, चूंकि 5 बल्ब क्या थे, खराब थे, बचे हुए बल्ब कितने होंगे बताइए, 200 में से गए 5, 200 में से गए 5 तो कितने बचे 195 क्या रख बचे, बल्ब बचे। ठीक है, अब शेष बल्बों को उसने क्या करा, 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से बेच दिया। ठीक है, अब उसने क्या करा, शेष कितने बच गए 195। ठीक है, तो 195 बल्ब को 12 रुपए प्रति बल्ब में बेचा, बल्ब में बेचा। ठीक है, तो कितना हो गया 195 गुणा 12, है ना, ऐसे ही करते हैं आप। ठीक है, तो देखो 195 गुणा 12 हुआ तो कितना, 12 इंटू 5 60, 6 की 6 लगा रिमाइंडर। ठीक है, 12 इंटू 9 108, 108 प्लस 6 कितना होगा, 108 प्लस 6 होगा 124। ठीक है, 124 का 2 और 12 लगा रिमाइंडर, और 12 और 12 तो ये हो जाएगा 2400 रुपए। ठीक है, मतलब उसने 2400 रुपए में 195 बल्ब बेच दिए। ठीक, अब आप बताओ लाभ हुआ या हानि, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहाँ पे हम देखें तो देखो, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, अब देखो लाभ कितना हुआ, तो लाभ बराबर हो गया एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो एसपी कितना है 2440। ठीक है, और उसने खरीदे कितने में थे 2000 रुपए में। ठीक है, तो क्या हो गया देखो कितना होगा 0, 10, 4 में से 0 गया तो 4, 4 में से 0 गया तो 4। ठीक है, वो कितने रुपए का फायदा हुआ, 440 रुपए का उसको फायदा हुआ। ठीक है, पर हमें निकालना सिर्फ फायदा नहीं है,
हमें उसका प्रतिशत भी निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है, लाभ बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, तो लाभ हुआ आपको 440 रुपए का और सीपी है आपका 2000 रुपए। ठीक है, गुणा किया हमने 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया और ये क्या हो गया 22। ठीक है, तो हमें 22% का क्या हो गया, लाभ हो गया। आई बात समझ में। सबसे पहले हमने क्या करा, 200 रुपए में उसने 200 बल्ब खरीदे 10 रुपए के। ठीक है, तो हमें कितने हो गए, 2000 रुपए हो गए। अब 5 बल्ब खराब निकल गए। ठीक है, तो अब क्या करा, उसको तो हमने फेंक दिया, तो बचे बल्ब कितने हो गए, 195 हो गए। ठीक, उसने 195 बल्ब को 12 रुपए एक बल्ब के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, तो उसका जब हमने गुणा किया तो हमारे पास कितना आ गया, 2440 रुपए। ठीक है, उससे हमने क्या निकाल दिया, लाभ, और लाभ से निकाल दिया हमने प्रतिशत। आगे बात समझ में है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, उदाहरण 7। उदाहरण 7 क्या कह रहा है, उदाहरण 7 कह रहा है कि मीनू ने 2 पंखे 1200 प्रति पंखे की दर से खरीदे, मतलब उसने 2 खरीदे। ठीक है, 1200 रुपए प्रति पंखे उसको क्या हुए, उसने उसकी खरीदी करी। ठीक है, उसने एक पंखे को 5% हानि से और दूसरे पंखे को 10% लाभ से बेच दिया। तो प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए और उसको कुल लाभ हुआ है या हानि हुई है ये पता कीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मीनू ने 2 पंखे खरीदे है ना, और 1200 रुपए में उसकी लागत हुई। ठीक है, तो 2 पंखे की लागत कितनी हो गई यहाँ पे, 2 पंखे का क्रय मूल्य कितना हो गया, 2 × 1200, टोटल हो गए 2400। ठीक है, 2400 रुपए में उसने 2 पंखे खरीद लिए है ना। अब देखो एक पंखे को उसने 5% हानि से बेच दिया। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें, एक पंखे को 5% हानि पर बेचा, देखो क्या होगा, हानि प्रतिशत कितना होता है, हानि बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखो हानि का प्रतिशत है हमारे पास 5, हानि हमें निकालना है। ठीक है, इंटू 100, और सीपी कितना है उसका 1200 एक पंखे का है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हानि बराबर आपको मिल जाएगा 5 × 1200 × 100। ठीक है, तो हानि आपको मिली 60 रुपए। ठीक है, 60 रुपए का क्या हो गया, उसको उस पंखे पर नुकसान हो गया, किस वाले पर, पहले वाले पर। ठीक है, अब दूसरे पंखे पर क्या हो गया उसका, तथा दूसरे पंखे पर क्या हुआ, दूसरे पंखे पर उसने क्या किया, 10% लाभ दिया। तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, तो देखो लाभ प्रतिशत कितना है 10। ठीक है, उसके बाद लाभ कितना हुआ उसको, लाभ तो हमें निकालना है। ठीक है, सीपी उसका कितना है 1200। ठीक, इंटू 100, तो लाभ कितना हो जाएगा उसके लिए 10 × 1200 बाय 100। ठीक है, 0 से 0 दोनों गए और ये हो गया उसको 120 रुपए का, उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक, अब देखो एक तरफ क्या हुआ, 60 रुपए का उसको हानि हुई, इधर हुआ 120 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, तो अब क्या निकालते हैं, अब हम निकाल लेंगे इसका टोटल। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर दूं है ना, नहीं इरेज नहीं करती हूँ फिर मैं, 120 रुपए का लाभ हुआ ना, 120 रुपए का लाभ हुआ और इधर हुआ 60 रुपए का लाभ, हानि हुई है ना, और ये 2400 रुपए का उसको क्या हो गया, 2 पंखे हो गए। ठीक है, इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं है अभी यहाँ पे। तो क्या हुआ फिर, अब प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य, अरे नहीं, ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना था, प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य निकालना था। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, पहले पंखे का कितना आया
पहले पंखे का विक्रय मूल्य कितना आया, वो वहीं कर देना था, अभी यहाँ कर देते हैं, है ना। विक्रय मूल्य कितना हुआ, सीपी प्लस, नहीं ये हानि है ना, तो माइनस हानि, तो सीपी, देखो सीपी कितना था 1200, है ना, और हानि हमें कितनी हुई थी 60 रुपए की, तो कितने में बेचा उन्होंने, उन्होंने बेच दिया, मीनू ने कितने में बेचा 1140 में, ठीक है। फिर दूसरे पंखे का कितना होगा, दूसरे पंखे का विक्रय मूल्य कितना हुआ, ये हो गया सीपी प्लस लाभ, क्योंकि उन्होंने क्या लाभ में बेचा था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1200 प्लस लाभ उनको कितना हुआ था 120 का, तो ये कितने में बेचा उन्होंने 1320 रुपए में, उन्होंने क्या करा इस पंखे को बेच दिया, ठीक है। तो कुल कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ उसका, दोनों पंखे का कितना हुआ 1140 प्लस 1320, ठीक है। तो कितना हो गया 0 6 3 + 1 4, और ये हो जाएगा 2460, ठीक है। और उसके बाद जो कुल पंखे की लागत थी जो मैंने पहले ही बताई थी, वो कितनी थी 2400, ठीक है। तो देखो जब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1200 थी, 2400, 1200 नहीं, दोनों पंखे की कितनी थी 2400 थी, ठीक है। तो क्या हो गया, अर्थात इन्हें क्या हुआ लाभ हुआ, और लाभ बराबर कितना होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 2460, और कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 2400, ठीक है। तो उन्होंने उन्हें कितने रुपए का फायदा हुआ 60 रुपए का फायदा हुआ, ठीक। आगे की बात समझ में है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यही निकालना था हमें, कुल लाभ अथवा हानि जो भी हो ज्ञात करना था, तो हमें क्या मिला था कुल लाभ उसका मिल गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, प्रयास कीजिए एक दुकानदार ने 2 टेलीविजन सेट 10,000 रुपए प्रति सेट की दर से खरीदे, ठीक है। मतलब 2 टेलीविजन खरीदे और दोनों की रेट 10,000 रुपए है, ठीक है। उसने एक को 10% हानि से और दूसरे को 10% लाभ से बेच दिया, तो ज्ञात कीजिए कुल मिलाकर उस इस सौदे में लाभ हुआ अथवा हानि हुआ। अब देखो दिखने से ही लग रहा है ना, अगर 10,000 रुपए में उसने खरीदे तो 20,000 के तो क्या हुआ उसके, क्या हो गए टीवी टेलीविजन सेट हो गए, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा 10% हानि में एक बार बेच दिया और एक बार 10% लाभ में बेच दिया, तो क्या हुआ इधर 10% हानि इधर 10% लाभ, इक्वल हो गया। मतलब क्या हुआ उन्हें कुल मिलाकर ना तो घाटा हुआ और ना नुकसान हुआ। अब देखो कैसे एक बार इसको यहां से समझ लेते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या लिया है 2 टेलीविजन सेट लिया है ना, तो 2 टेलीविजन टीवी लिख दूं है ना, टेलीविजन सेट का मूल्य कितना हो गया, का सीपी आपको कितना मिला 2 × 10,000, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा 20,000 रुपए, ठीक। 20,000 रुपए में उन्होंने 2 टेलीविजन सेट खरीद लिए, ठीक। अब क्या करा उन्होंने पहले वाले को, हम इसको पहला दूसरा ले लेते हैं, पहले टेलीविजन सेट को उन्होंने क्या किया 10% हानि में बेचा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो 10% हानि, मतलब हानि हानि का परसेंट लिखेंगे ना हम, हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा इनका, हानि बाय सीपी इंटू 100। अब देखो हानि तो हमें पता नहीं है, हानि प्रतिशत 10 है, हानि हमें निकालना है, सीपी हो जाएगा कितना 10,000, एक टेलीविजन की बात हो रही है तो 10,000 इंटू 100, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो दोनों चले गए, और ये हानि जो है ये क्या हो गई 10 × 100, तो ये हो जाएगी 1,000 रुपए का उसको क्या हो गया और नुकसान हो गया, ठीक। अब अगर हम देखें दूसरे टेलीविजन सेट को, ठीक है, तो दूसरा टेलीविजन सेट पे क्या हो गया, उनने 10% लाभ पर बेचा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा 10% लाभ पे बेचा, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है
लाभ, अब तो याद हो ही गए होंगे फॉर्मूले आपको, लाभ बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, तो देखो लाभ कितना हुआ उन्हें, लाभ तो हमें पता करना है ना, सीपी कितना है 10,000, ठीक है, इंटू 100, लाभ प्रतिशत है कितना 10%। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया और लाभ कितना हुआ उन्हें 10 इंटू 100, है ना, तो ये हो जाएगा 1,000 रुपए। ठीक है, अब देखो हानि भी हुई 1,000 रुपए की और लाभ भी हुआ 1,000 रुपए का। तो यहाँ पे हम यहाँ थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, हमें पूरा नहीं तो इरेज करना पड़ेगा, है ना। चूंकि सेलिंग प्राइस बराबर यहाँ पे क्या हो गया कॉस्ट, मतलब यहाँ पे ये ऐसा नहीं लिख सकते, चूंकि लाभ भी बराबर क्या हो गया हानि हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पर कुल मिलाकर हम देखें तो इस सौदे में ना उन्हें लाभ हुआ और ना ही उन्हें क्या हुआ हानि हुआ। ठीक, आगे बात समझ में। अब अगर हम इसको देखें तो देखो 10,000 और इधर 10,000 तो कुछ नहीं हुआ, मतलब इन्होंने क्या करा 10,000 में ही एक जगह तो इसकी देखो इसके, अगर हम यहाँ हानि निकाली ना तो हम इसकी अगर सेलिंग प्राइस निकालें तो कितना हो जाएगा, देखो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस हानि, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 1,000, तो कितना 9,000 में ही उन्होंने उस टीवी को बेच दिया। और अगर इसका देखें हम, है ना, इसका इधर देख लेते हैं हम अभी, है ना, तो यहाँ पर इस पहले वाले टीवी सेट का है ना, और यहाँ पर एसपी हम किसका निकाल रहे हैं दूसरे वाले टीवी सेट का, तो देखो कितना निकलेगा, सीपी प्लस लाभ, तो कितना हो जाएगा 10,000, है ना, प्लस 1,000, तो कितने में 11,000, 11,000। तो ओवरऑल हम देखें तो टोटल इनका कितना हुआ, ऐसा आप पूरा लिख सकते हो, तो पूरा योग कितना हुआ 20,000। ठीक है, और इतने में ही क्या करा था उन्होंने खरीदा था, तो ना तो इन्हें क्या हुआ फायदा हुआ और ना ही हुआ इन्हें नुकसान। ठीक है, अब आगे का थोड़ा सा बचा, मैंने अभी बोला ऐसे कैसे आप उसको लिख लेना। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है बिक्री कर, वैल्यू एडेड टैक्स, माल और सेवा कर। ठीक है, तो बिक्री कर क्या होता है, देखो बिक्री कर होता है सेल्स टैक्स। ठीक है, जो क्या लगाती है सरकार द्वारा क्या हो जाता है वसूला जाता है, जो लगता है किसकी किसी वस्तु की बिक्री पर, और यह दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है। ठीक है, और फिर दुकानदार द्वारा किसको दिया जाता है सरकार को दिया जाता है। ठीक है, इसलिए यह हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है। क्या चीज विक्रय मूल्य पे लगती है सेल्स टैक्स। ठीक है, सेल्स टैक्स है जो वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगती है। ठीक है, जो क्या होता है दुकानदार किसके द्वारा दिया जाता है ग्राहक द्वारा, ग्राहक से कौन लेता है दुकानदार, और दुकानदार द्वारा किसके द्वारा कौन वसूलता है सरकार। ठीक है, और बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी अगर आपकी कोई सामान हुआ, ठीक है, तो किस तरीके से बिल बनेगा, अगर पूरा जैसे अगर हम बिल समझें इस तरीके से, अगर पूरा बिल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नाम वगैरह आपका हो या डेट लिखाती है, ठीक है, इधर डेट लिखाती जो भी हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जब यहाँ पर इस तरफ ऊपर बना देती हूँ मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड ना। देखो अगर हम बिल यहाँ देखें, है ना, हमने इस तरीके का कोई बिल है, ठीक है, तो क्या होता है जब ये बिल बनता है तो यहाँ पे तो आपका कोई नाम और ये सब होता है। ठीक है, पर यहाँ जब सामान क्या रहता है ना, तो यहाँ पर सेल टैक्स आखिरी में यहाँ पर उसके साथ सेल्स टैक्स लगा दिया जाता है और फिर बनता है हमारा टोटल बिल। ठीक है, तो जो भी अमाउंट होता है वो क्या होता है सिर्फ उसकी एमआरपी ही नहीं, साथ में लगता है क्या सेल्स टैक्स लगता है। ठीक है, और इसको इस ये एक अन्य प्रकार का कर है जो वस्तु के मूल्य में जोड़ा जाता है, तो इसका किसके नाम से जोड़ा जाता है वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब एक और कर कौन सा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जीएसटी। अब तो बच्चे बच्चे भी जानते हैं कि जीएसटी क्या होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने लगाया था 2017 में, है ना, जुलाई 2017 में ही लगाया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये क्या होता है ये भी बिल में ऐड करके किससे वसूला जाता है ग्राहक से वसूला जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पर आधारित जो कुछ प्रश्न है हम वो कर लेते हैं। बिक्री ज्ञात करना है आपको। ठीक है, मतलब किसी दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्केट्स पहियों पर घूमने वाला जूता, हाँ जो सबने
देखा भी होगा और कुछ बच्चों ने तो जिद भी की होगी कि नहीं मम्मा, नहीं पापा, मुझे ला कर दो आप, मुझे तो स्केट्स चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, उसका मूल्य कितना था, 450 था, ठीक है। तो वस्तु वसूली गई बिक्री कर की दर 5% थी, तो बिल की देय राशि ज्ञात आपको करनी है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उन्होंने कितना बताया, बिक्री कर की दर कितनी बताई उन्होंने, 5%, ठीक है। मतलब हमने अगर माने, यदि यदि हमने माना कि 100 रुपए पर 100 रुपए पर कितना परसेंट दर वसूला गया, बिक्री कर कितना है, बिक्री कर है कितना, 5%, ठीक है। तो 450 रुपए पर बिक्री कर कितना होगा, 5/100, क्योंकि प्रतिशत में है और गुणा कर देंगे हम उसका 450 में। तो देखो क्या होगा, 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45/2। तो हमारा जो कराया वो कितना आ गया, 22.5, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। फिर ये भी 2 2 जा 4, एक बचा रिमाइंडर, तो 2 5 जा 10 और ये लग गया पॉइंट, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 22.5 क्या हो गया, इसका बिक्री कर हो गया, ठीक है। तो अब देय राशि कितनी होगी, तो देय राशि आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देय राशि कितनी होगी, देय राशि होगी क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य प्लस हम किसका कर देंगे, बिक्री कर का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 450 उसकी क्या है, बिक्री बेचने के उसके क्या है, मूल्य है, प्लस 22.5 उसमें क्या लगा, उसमें टैक्स लग गया, तो ये हो जाएगा 472.5 मतलब 50, ठीक है। तो मतलब कितने रुपए हो गए, 472.50 रुपए और 50 पैसे, क्या हो गया, ये इस पूरी आपकी ने जो उसमें स्केट्स खरीदने के लिए राशि दी वो इतनी हुई, ठीक है। आई बस हमने, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है वेट, वैल्यू एडिड टैक्स। वहीदा ने कूलर 10% सहित एक 3,300 में क्या खरीदा, एक कूलर खरीदा, ठीक है। अब वेट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, अगर आपने मान लिया कितना परसेंट टैक्स लगाया उन्होंने, 10% कर सहित, मतलब कर कितना लगाया उन्होंने, लगाया 10%, ठीक है। अगर हमने माना, यदि क्या माना कि कूलर का मूल्य हमने मान लिया हमने कि कितना है, 100 रुपए है, ठीक है। तो अर्थात अर्थात क्या होगा, कूलर का मूल्य कर सहित कितना होगा, ये तो बिना कर के था, है ना। तो कर सहित कितना हो जाएगा, 100 प्लस कितना कर लगाया उन्होंने, 10%, है ना। तो हमने 10 ही उसमें ऐड करा, है ना। तो ये कितना हो गया, 110, है ना। तो हमने क्या मान लिया कि 100 रुपए तो उसके बिना कर की क्या है, मूल्य है कूलर का, और ये कर सहित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर कूलर का मूल्य बराबर कितना होगा, कूलर का मूल्य वेट के जोड़ने से पहले, ठीक है। ऐसा पूरा लिख देते हैं हम कि पहले, देखो कितना होगा, ये हो जाएगा 100, तो उसके जोड़ने से पहले था, ये हुआ 110 क्या, जोड़ने के बाद, गुणा हम कर दें कितना, जो इसने क्या दिए हैं, 3,300 रुपए उन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो अब देखो, 0 से 0 चला गया, ठीक है। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और 0 लग गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 100 × 30, मतलब ये हो गया कितने, 3,000 रुपए। मतलब जब कूलर का मूल्य नहीं जोड़ा गया तो उससे पहले उसका मूल्य क्या था, 3,000
रुपए था, ठीक है। और जब उन्होंने कर लगा दिया तो उसका मूल्य कितना हो गया, 3,300। और हमें निकालना क्या था, वेट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य, जो हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। आगे समझ में, इस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाता है। बस आपको आपके जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होने चाहिए, तो आप क्या इस तरीके के सारे प्रश्न आराम से हल कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो उदाहरण 10 क्या बोल रहा है। सलीम ने एक वस्तु खरीदी, ठीक है, जिसके का मूल्य कितना है, 784 रुपए, जिसमें 12% जीएसटी सम्मिलित था। मतलब इसमें सम्मिलित है 12% जीएसटी मिलाकर ही उसकी वस्तु की खरीदी कितनी में हुई, 784 में, ठीक है। तो जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, ठीक है। तो वैसे ही हम करेंगे जैसे अभी हमने किया था। अभी हमने क्या किया था कि उस वस्तु का मूल्य हमने कितना मान लिया, वस्तु का मूल्य, ठीक है, कितना माना हमने, हमने मान लिया 100 रुपए मान लिया, ठीक है। अब देखो अगर और वस्तु का मूल्य जीएसटी सहित है ना, तो जीएसटी हम ऐसे लिख देते हैं, जीएसटी सहित कितना हुआ, कितना परसेंट जीएसटी लगाया उन्होंने, 12%। तो हमने क्या करते हैं, 100 में ही 12 का क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा, 1,112 रुपए, ठीक है। अब देखो ये हमने माना है ना। अब जैसे हमने उसमें किया था एज इट इज हम यहाँ पे कर देंगे। तो फिर क्या होगा, वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य जीएसटी के जोड़ने से पहले, ठीक है। तो देखो क्या होगा, क्या हुआ बताइए आप। 100 जो हम क्या है उसकी हमने क्या मानी, उसकी वस्तु का जो सही मूल्य था, मान लें जो सही मूल्य था वो हमने माना 100, जीएसटी के बाद हमने उसको कितना माना, 112। और उसकी जो सही राशि है वो कितनी है, 784, ठीक है। अब कर दो इसका डिवाइड, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे करके बता देती हूँ मैं आपको। 784 का डिवाइड हम कर देते हैं 112 से, ठीक है। सबसे पहले हम किससे डिवाइड करें, हम डिवाइड करते हैं अगर 8 से, 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 नाइन जा 8 नाइन जा 72 है ना। और यहाँ पे 78 में 72 गया तो कितना बचा, 6। तो 6 और 64, तो 7 8 जा, नहीं 8 8 जा 64 है ना। 7 से नहीं कर रहे हैं, हम 8 से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 8 1 जा 8 है ना, 8 1 जा 8, ठीक है। और इस 8 4 जा 32, ठीक। अब देखो क्या हो गया, अब अगर आप 14 की टेबल बोले तो 14 1 जा 14 और 14 7 जा 98, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये हुआ 100 और इसको जब हमने डिवाइड करा तो हमें पूरा क्या मिल गया, 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना रुपए, 700 रुपए। मतलब वस्तु का मूल्य जीएसटी के जुड़ने से पहले कितना था, 700। मतलब 84 रुपए यहाँ पे क्या लगा, जीएसटी लगा 12% के हिसाब से, ठीक है। उससे तो हमें काम नहीं है, हमें क्या था कि जीएसटी जुड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। तो जीएसटी जुड़ने से पहले वस्तु का मूल्य ऐसे था, ठीक है। मतलब आप क्या करो कि अगर आपको इस तरीके से प्रश्न आए तो आपसे पहले वस्तु का मूल्य आप 100 मान लो, ठीक है। उसमें जो भी कर लगाया गया, ठीक है, उस कर को उसमें प्लस कर दो। फिर उससे क्या करो, जो ओरिजिनल वैल्यू हमने 100 मानी, ठीक है, उसके बाद कर सहित जो मानी वो लिख दो, और उसके से जुड़े हुए जो उन्होंने वस्तु का मूल्य दे रखा है वो करो। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, जो भी चीज हमें निकालनी है वो हम आराम से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हमें करना है प्रयास, उदाहरण तो हुए हमारे लिए खत्म, ठीक है। तो ये जो प्रयास कीजिए वाले जो प्रश्न होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब आपको जो भी समझाया, ठीक है, वो कितना समझ में आया वो यही समझ आता है, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, किसी संख्या को दुगना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि हुई है। यदि हम उस संख्या को आधा कर दे तो कितना प्रतिशत ह्रास होगा। अगर हम सोचें कि किसी संख्या को हमने दुगना किया तो आपको 100% हुआ, ठीक है। अगर आपने उसको इधर ही उसी संख्या को आपने कर दिया आधा तो आपको कितना प्रतिशत ह्रास होगा, मतलब कितना प्रतिशत नुकसान होगा आपको। तो अगर हम देखें तो हिसाब से 50% होना चाहिए, है ना। पर देखो कैसे, आपने उस संख्या को मान लिया, माना की संख्या कितनी है, संख्या मान ली हमने x, ठीक है। अब हमने क्या करा, दुगना कर दिया,
2 गुना करने पर, तो क्या हुआ, 2 गुना करने पर ही हो गया 100% की इसमें हुई वृद्धि। ठीक है, यदि हम उस संख्या को कर दें आधा, ठीक है, और यदि हमने क्या कर दिया, उस संख्या को कर दिया आधा, तो देखो क्या होगा, आधा किया मतलब ये नहीं, संख्या क्या थी x, तो ये हो जाएगा x/2। ठीक है, कितना हुआ, x/2। तो देखो कितना प्रतिशत आपको ह्रास होगा। ठीक है, तो देखो नुकसान लिख देते हैं, है ना। नुकसान का प्रतिशत आपको कितना होगा, ये हो जाएगा x/2। ठीक है, x/2, और यहाँ पे ह्रास आपको कितना हुआ, 100%। अगर 2 गुना किया है तो हमें कितना मिल रहा था, 100%। ठीक है, तो अगर इसका हमने किया तो ये हो जाएगा डिवाइडेड x/2, है ना, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो आपको कितना हुआ, ह्रास हुआ 50% आपको क्या हुआ, ह्रास हुआ। ठीक है, मतलब अगर आपने जब दुगना किया तो आपको 100% हुआ, वहीं आपने उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया, है ना, इसको आपने कर दिया आधा, तो 2x/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 100/2, तो ये हो जाएगा 50% आपको क्या मिल जाएगा, आपको उसका उसका क्या मिल जाएगा, नुकसान का प्रतिशत आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एक और प्रयास हमारे लिए है कि 2400 रुपए की तुलना में 2000 कितना प्रतिशत कम है। क्या यह प्रतिशत उतना ही है जितना 2000 की तुलना में 2400 अधिक है। अच्छा, उन्होंने दो चीजों की तुलना की, एक तो 2400 रुपए की और 2000 की, और उन्होंने पूछा कि इन दोनों की तुलना में ये 2000 कितना कम है, और अगर प्रतिशत उतना ही अगर हम देखें तो 2400 उससे कितना अधिक है, मतलब दोनों बराबर है क्या। तो देखो कैसे करेंगे, 2400 और 2000 में जब हम अंतर निकालते हैं ना, तो हम क्या निकालें, सबसे पहले अंतर करने पर कितना हो जाएगा, 2400 में से गया 2000। ठीक है, तो कितना हुआ, 400 रुपये बचेंगे हमारे पास, है ना, 400 रुपये बचेंगे। अब देखो, अब उन्होंने पूछा कि 2000 की 2400 की तुलना में 2000 कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो हमें किसकी तुलना पे करना है, हमें करना है 2400 की तुलना पर, 2400 की तुलना पर, तो देखो कितना होगा, 400/2400। ठीक है, और गुणा हम किसका कर देंगे, 100 से। ठीक है, तो 2400 से 2400 गया, और ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 4 की टेबल से 100, और ये हो जाएगा कितना, 6, तो ये हो जाएगा 100/6। तो देखो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 6 1 6, और 40 आया इसका, तो कितना हो जाएगा ये 36, कितनी बार, 6 बार। ठीक है, और फिर 0.6 इस तरीके से, है ना। और अगर हम करें 2000 की तुलना पर, ठीक है, तो 2000 की तुलना पे क्या होगा, 2000 की तुलना पे ये हो जाएगा 400 का इसका अंतर है, नीचे लिख दें हम 2000। ठीक है, और गुणा कर दें हम किससे, 100 से। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, और ये कितना हो जाएगा, 4 1 2 1 2, और ये हो गया 20। ठीक है, तो देखो कितना हुआ, ये हुआ 20%। ठीक है, ये हुआ 16.6%, और ये हुआ 20%। मतलब 2400 की तुलना में हमें कितना प्रतिशत है, 16.6। ठीक है, और 2000 की तुलना पे 20, मतलब ये क्या है, दोनों उसमें जो दोनों में क्या हुआ, जो प्रतिशत है वो क्या है, उतना नहीं है। ठीक है, दोनों में अलग अलग है। ठीक है, आई बस अब ये आपको ये समझ में नहीं आया क्या, 100 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या, देखो कैसे आया, 6 की टेबल में 10 नहीं आता। ठीक है, 6 आता है एक बार, तो देखो माइनस किया है तो कितना बचा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ऊपर से उतारा 0। अब देखो 6 की टेबल में 40 भी नहीं आता, क्या आता है, 36 आता है 6 बार। ठीक है, तो देखो 36 माइनस क्या, फिर आया 4। ठीक है, फिर हमने दशमलव लगा दिया, फिर लगाया 6, फिर 40 आ गया।
ठीक है, तो फिर 36 से माइनस करेंगे और फिर बचेगा 4, तो इसे ये बढ़ता जाएगा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं 16.67% इसको हम क्या कर लेते हैं अनुमानित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो दोनों क्या है अलग अलग है, तो मतलब क्या हुआ, क्या यह प्रतिशत उतना ही है, तो नहीं, यह प्रतिशत उतना नहीं है, 2000 की तुलना में 2400 से क्या है अधिक है। ठीक है, मतलब ये 20% है और ये है 16.67%। ठीक है।